नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास कुछ ऐसी क्लास है जो अभी तक यूट्यूब में आपने कहीं नहीं देखी होगी। पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे होंगे यदि आप यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम की 2011 से 22 तक के जो पूछे गए प्रश्न वो आपने देखे, हमने भी डाले, बहुत सारे टीचर्स ने भी डाले हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें खास क्या है, तो उसमें हम आज आपको बताएंगे कि 2011 से लगाकर 2022 तक जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, कहने का मतलब है कोई प्रश्न एक ही प्रश्न 2 बार आ चुका है या फिर 3 बार आ चुका है, इस प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से रखे और कौन से सन में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, वो भी व्याख्या सहित। अगला एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जैसे टॉपिक है, एक टॉपिक से मिला जुला जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों को लाया यानी कि एक से ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे कि आने वाले समय में यदि उससे संबंधित प्रश्न यदि पूछा गया तो आप गलत ना करें। तो वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर कर देना है वीडियो को। यदि इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके और जो लेटेस्ट अपडेट जानकारी है वो मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था आपका कि ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ये कब कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था और उसके बाद सीधा दिसंबर 2016 में पूछा गया। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि 2022 का पेपर, जो लेटेस्ट पेपर आपका हुआ था, अंतिम पेपर जो हुआ था, उसमें 2017 से टोटल 16 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 16, एक ही प्रश्न पत्र से। यदि आपने 2017 का पेपर देखा होता, जब यदि दिया हो 2022 को, तो आपको सभी को पता है आपके जो 16 नंबर थे ये कहीं नहीं गए थे। आपने देखा प्रश्न टिक कर दिया, फिर देखा प्रश्न टिक कर दिया, क्योंकि ये रिपीट प्रश्न हुए थे। 2017 का पेपर आपने देखा था, डेफिनेटली वहां पर अच्छे अंक प्राप्त करे होंगे और बहुत सारे कमेंट्स आए थे क्योंकि इसके पहले भी हम वीडियो बनाए थे। तो उसमें बच्चे के द्वारा बहुत सारे कमेंट्स किए गए कि सर आपने 2017, क्योंकि मैंने वहां पर भी 2017 से 2011 से 19 तक के प्रीवियस ईयर पेपर एक ही वीडियो में दिए थे पर्यावरण अध्ययन के, तो वो भी उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसमें काफी प्रश्न आपके आए थे 2022 के पेपर में। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपका 2011 में भी पूछा गया था और 2016 दिसंबर की 2 बार एग्जाम हुई थी आपकी। फरवरी 2016 में हुई थी और दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि या फिर जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, कौन से मापा जाता है? डेसी से मापा जाता है, डेसिबल से, या फिर डेसिमल से, किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल से। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। इससे संबंधित जो भी जानकारी है और अन्य जो मापने के यंत्र हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। एक एक करके सारी जानकारी देंगे। टोटल यहाँ पर 26 प्रश्न है ना, तो एक एक करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि ध्वनि का जो ध्वनि प्रदूषण मापने का जो इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? डेसिबल कहा जाता है ना। और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ये एक अप्रिय ध्वनि होती है जो कानों में बेचैनी पैदा करती है और स्वास्थ्य के लिए क्या होती है भैया? ये गंभीर खतरा पैदा करती है। एक ध्वनि ऐसी होती है जो सीमित होती है कि भाई हम यहाँ तक सुन सकते हैं, यदि इससे आगे बढ़े तो क्या हो जाएगी? एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, स्वास्थ्य के लिए बेचैनी पैदा कर सकती है। तो उसी पर हम बात करेंगे। यदि बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की, यदि पूछे सीधा सीधा कि भाई इनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण क्या परिभाषा, शोर को जो ध्वनि प्रदूषण कितने के ऊपर जाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो याद रखिएगा 65 डेसिबल। सीधा सीधा पूछा भी जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कितने शोर को ध्वनि प्रदूषण बताया गया है, तो याद रखिएगा 65 डेसिबल, है ना, जिसको डीबी भी कहा जाता है, से ऊपर शोर के ध्वनि प्रदूषण को के रूप में इसे परिभाषित करता है। जबकि 75 डेसिबल से अधिक अत्यंत तेज माना गया है और 120 डीबी से ऊपर दर्दनाक माना गया है। यहाँ आप यहाँ तक सहन कर सकते हैं, यहाँ तक सहन कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर यदि जाता है तो वो दर्दनाक होता है, सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें हम यहाँ पर 2-3 यहाँ पर यंत्र के बारे में बताएंगे कौन से, जैसे कि हम यहाँ पर बैरोमीटर की बात करें तो इसमें किसका मापन होता है? तो वायुदाब का मापन होता है। ये पूछा गया है, ये एक ही प्रश्न पूछा गया था, शायद 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थर्मामीटर, ये मानव शरीर का ताप मापता है, थर्मामीटर के बारे में आपको पता होगा। से भूकंप की तीव्रता, ये भी आपका यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ, है ना। वायुमंडल की आर्द्रता कौन मापता भैया? हाइड्रोमीटर मापता है। तो ये चारों इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके यूपीटेट एग्जाम में 1-2 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और ये हम यूपीटेट के साथ साथ अन्य टेट की बात करें तो लगभग
5 से 8 बार, कम से कम बता रहा हूं मैं, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया, रिपीट प्रश्न हुआ है ये, है ना। अच्छा प्रश्न है, सभी को पता है, लेकिन ये बार बार रिपीट होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यूपी टेट एग्जाम 2011 से 22 तक की जो एग्जाम है उसमें 2 बार पूछा गया, 2011 में और 2018 में। सभी को पता भैया, 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। कब मनाया जाता? फटाफट आंसर दीजिए, सभी का पहले आपको देना आंसर है ना, उसके बाद मैं तो दूंगा ही। तो कब मनाते भैया विश्व पर्यावरण दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते 5 जून। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 2011 में पूछा गया था, 18 में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि भैया जो विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस को कब मनाया जाता है? 5 जून। पहली बार कब बनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? तो याद रखिएगा ये 5 जून 1973, सन याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कुछ प्रमुख दिवस आपको पता होना चाहिए कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कि 5 जून हो गया, है ना। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के बारे में पूछे तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और विश्व ओजोन दिवस, ये भी आपकी यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, यदि आपने पेपर देखे होंगे तो 2011 से लगाकर 22 तक हम पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पेपर, उनको देख लीजिएगा, है ना। बाल विकास का कर चुके हैं, पर्यावरण का कर चुके हैं, अन्य टॉपिक का जल्द ही आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे वीडियो। तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछे तो 16 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में पूछे तो 11 जुलाई। तो चारों याद कर लीजिएगा, अच्छे दिवस ही पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इस प्रश्न को मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम घुमा फिरा कर। वो आने वाले जो वीडियो उसमें बताऊंगा, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक है उससे में जो प्रश्न पूछे गए, उससे संबंधित जो रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूं, है ना। तो ये प्रश्न मैंने एक इसलिए रखा है जो क्योंकि ये 2 बार पूछा गया, 2013 में भी और दिसंबर 2016 में भी। इसमें कुछ हेरफेर कर देते तो लगभग 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये विश्व दिवस की बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन के बारे में बात कर रहा हूं, आगे हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर आप दिवस के बारे में ना सोचिएगा, दिवस के बारे में सिर्फ 2 बार पूछा गया है ना, लेकिन ओजोन से संबंधित कम से कम 4 से 5 बार प्रश्न पूछा गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस कर दिया गया और आपसे पूछा गया है। तो 2013 में पूछा गया था और दिसंबर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। विश्व ओजोन दिवस अभी बताया मैंने 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को, अभी मैंने बताया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते भैया? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, है ना, बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। बी वाला विकल्प आपका सही हुआ। थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये ओजोन परत सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, है ना, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है ना, कि भैया ओजोन परत है वो कौन सी विकिरण है जिसको रोकने का काम करता है पृथ्वी पर? तो वो आपके पराबैंगनी विकिरण है ना, याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को। और ये आपके पूछा जाए कि भाई किस रूप में इसे घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में से घोषित किया गया था। लेकिन ओजोन दिवस कब मनाया गया था जिसमें पहली बार, यदि ये पूछे तो याद रखिएगा वो 1995 में, 16 सितंबर 1995 में पहली बार समूचे विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। सन पूछे तो 1995 आपको याद रखना है, 1995, है ना। चलिए, ओजोन परत के लिए देखिए एक समझौता भी किया था, प्रोटोकॉल भी बनाया था। कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका? तो ओजोन परत का संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, याद रखिएगा। इस समझौते के बारे में पूछा जाता है। ये ओजोन परत का संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था या फिर कौन सा समझौता किया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस की हम बात करें, जैसे 4 दिवस हम वहां बता चुके, 4 यहाँ पर बता देंगे, तो इस प्रकार से आपके दिवस भी याद हो जाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में पूछे तो वो 22 अप्रैल है आपका। विश्व जल दिवस के बारे में पूछे तो वो 22 मार्च है आपका, ठीक है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और जल दिवस आपका 22 मार्च। और विश्व खाद्य दिवस के बारे में पूछे तो 16 अक्टूबर आपका सही आंसर होगा। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मैंने रखे ताकि आपके ये कंप्लीट हो जाए, याद हो जाए आपको, है ना। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था भैया कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, सेम टू सेम प्रश्न ये आपके फरवरी में भी पूछा गया था 2016, उसके बाद जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। यानी कि एक ही साल में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं या फिर जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो किस में आते हैं भाई? प्रथम चरण उपभोक्ता में आते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता में आते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता में आते हैं या फिर उपभोक्ता में आते हैं? सीधा सीधा चौथा वाला विकल्प तो हो नहीं सकता, है ना। किस में आएंगे? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न। जो शाकाहारी होते हैं किसमें आते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, है ना, यानी प्रथम चरण उपभोक्ता में आते हैं।
है ना। मांसाहारी आपका द्वितीय में आएगा, जो सर्वाहारी होता तृतीय में आएगा। एक एक करके और भी प्रश्न आएंगे, वहां पर इसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की हम बात करें तो किस प्रकार के जानवर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जिनका पोषण सीधे पौधों के उत्पादों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम उदाहरण पे जाने तो गाय हो गए, हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये इन्हीं पर निर्भर करते हैं और ये शाकाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया भैया, और ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा, यदि हम यहाँ पर इसका जो वन्यजीव अभ्यारण्य उसको भी ले ले इसमें, तो ये प्रश्न तकरीबन 4 से 5 बार पूछा गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा केसरी, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर वो प्रश्न भी मैं रखता तो तकरीबन 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया आपका। ये भी पूछा गया भाई एक सिंह वाला गेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। सारी जानकारी आपको देंगे, आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है। तो असम का जो प्रसिद्ध एक सिंह वाला, यहाँ पर 2 प्रश्न बने भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम में है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। 2014 में पूछा गया था, 2017 में आने वाली एग्जाम में संभावना बहुत अधिक है आने की। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, है ना। और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया था यूनेस्को द्वारा, तो ये किया गया था 1985 में। याद रखिएगा स्थापना 1908 में हुई थी और इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। साथ में किस लिए प्रसिद्ध है, जो कि हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो एक सिंह वाला गेंडा है इसको किस सूची में रखा गया है, IUCN यानी कि लाल सूची, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, जिसमें जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है, जो लुप्त होने की कगार पर होते हैं, उनको इस सूची में या फिर इस रेड डाटा बुक में उसका नाम लिखा जाता है। तो एक सिंह वाला गेंडे का नाम इसी में लिखा गया है, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक जानवरों की लुप्त प्राय प्रजाति के रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। साथ में यदि यहाँ पर IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी आपका 2016 फरवरी में और दिसंबर 2016 में पूछा गया था। एक ही साल में ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में जो तत्व होते हैं उस चक्रण को क्या कहा जाता है। ये फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, फिर दिसंबर 2016 के पेपर में पूछा गया था। जैव भू रासायनिक चक्र है, भूवैज्ञानिक चक्र है, रासायनिक चक्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, जैव भू रासायनिक चक्र। उस चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और अब इस चक्र के अंतर्गत क्या होता है भैया, जीवन के लिए जो आवश्यक विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र है उसमें यहाँ से शुरू करते हैं, उसमें जल चक्र आ जाएगा, आपका कार्बन चक्र आ जाएगा, नाइट्रोजन चक्र आ जाएगा, फास्फोरस चक्र आ जाएगा, सल्फर चक्र, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं। और ये किसे कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। एवं जैव भू रासायनिक चक्र एक मार्ग है जिसके द्वारा एक रासायनिक पदार्थ पृथ्वी के जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल घटकों से होकर गुजरता है, जो कि मैं इन सारे चक्रों के बारे में आपको बता चुका हूं। ये जो सारे चक्र हैं इन सभी घटकों के से होकर गुजरता है। और इस प्रकार प्रत्येक चक्रों में तत्वों का निर्जीव से सजीव और वापस निर्जीव की ओर प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। निर्जीव से सजीव और फिर पुनः निर्जीव से प्रवाह की ओर जो जाते हैं उस चक्र को क्या कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये सरल सा प्रश्न है और काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, है ना। ये दिसंबर 2016 में पेपर में पूछा गया था, उसके बाद में 2018 के पेपर में पूछा गया, है ना। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका नाम, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइट है। अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो सही आंसर क्या होगा, उस गैस का नाम बताना है। गैस का नाम क्या होगा भैया, मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा। इसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी
जहरीली गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था? तो कहीं कहीं 3 दिसंबर दे रखा होता, कहीं कहीं 4 दे रखा होता, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 3 आए तो 4 नहीं आएगा, और 4 आए तो 3 नहीं आएगा। तीन दोनों को ध्यान रखना है, 3 दे तो भी सही होगा, 4 दे तो भी सही होगा, क्योंकि रात की 12 बजे करीब ये हुआ था। तो कहीं कहीं 3 दे देते, 3 दिसंबर, कहीं कहीं 4 दे देते। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को, याद रखिएगा तारीख, तारीख याद रखिएगा, साथ में सन याद रखिएगा, 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मरे थे, 15,000 से ज्यादा, है ना। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, इससे भी ज्यादा मरे थे। तो इसको बहुत भयानक त्रासदी माना गया है। और भोपाल स्थित उस कंपनी का नाम पूछ ले, जैसे कि यहाँ पर उस गैस का नाम पूछ लिया, या फिर तारीख पूछ ली, या फिर उस कंपनी का नाम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी ना। कंपनी का क्या नाम है? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए थे, जो अभी तक भी चल रहा है ना। रात 12 बजे लगभग ये हुए थे। जो सो रहे थे वो सोते के सोते रह गए थे, यानी कि वो जगह नहीं, मर गए। तो ऐसी ये बहुत दर्दनाक घटना हुई थी 1984 में, तो याद रखना है। और अब बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? देखिए, जो 2017 में प्रश्न पूछा गया था, डेफिनेटली 2022 में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, 16 प्रश्न। एक ही पेपर से 16 प्रश्न पूछना इतना आसान नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2 प्रश्न पूछ लिया यार, इससे 2 पूछ लिया था, इससे करके 16 एक ही प्रश्न पत्र से आए हैं। तो जो 2017 का पेपर पूरा देख के चला गया था, उसको तो वैसे ही पास हो गया वो तो, है ना। क्योंकि बाल विकास में भी काफी प्रश्न पूछे गए थे, और भी जो अन्य टॉपिक है, अन्य विषय हैं, उनमें भी पूछा गया। तो लगभग 30 से 40 से लगभग में ये कम से कम बता रहा हूं मैं, 40 से 50 प्रश्न तो उसी में से पूछ लिए गए थे। कम से कम बता रहा हूं मैं, है ना। मैंने गिने नहीं है, मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ कितने प्रश्न तो 2017 के पेपर से ही आपसे पूछे गए थे 2022 में। यदि वही पेपर आपको दे जाते तो इतने नंबर तो आपको आसानी से आप वैसे ही हल कर देते, और करे होंगे जिनका पेपर जिनने दिया था 2022 का। तो हम प्रश्न पाते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 2017 में पूछा गया था, 2022 में 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, फिर 13 नवंबर 1949। अभी मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड किया था, मुझे लगता है वो वीडियो सभी ने देखा होगा और सभी को उसका आंसर पता भी होगा। क्या होगा सही आंसर? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि मैं प्रश्नों में आंसर बता ही चुका हूं, साथ में हम बात करें तो इसे पहली बार कहां पर गाया गया था? तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 में। कब? 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, किसके द्वारा गाया गया था और कहां गाया गया था? तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान? सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले गैर यूरोपियन थे। यदि पूछ ले पहले गैर यूरोपियन कौन थे, तो याद होना चाहिए आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिए, है ना। और राष्ट्रीय गान का समापन में लगभग कितना समय लगता है? सभी को पता है, सभी ने गाया भी होगा, 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक? अजैविक घटक के बारे में पूछा गया है। तो वो ये जो प्रश्न है ये 2017 में और 2022 में पूछा गया है। नेगेटिव प्रश्न है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन है क्या, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस? कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर हम बात करें कवक की। कवक अजैविक घटक नहीं होता है। ये किस प्रकार का घटक है भैया? जैविक घटक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा ये? जैविक। प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आएंगे? अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और पूछा क्या गया है, कौन सा घटक अजैविक नहीं है? तो तीसरा वाला विकल्प है आपका सही होगा। अब इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, जैविक घटक होता है ना। अब जैविक घटक क्या होता है, उसके उदाहरण, अजैविक घटक कैसे कहते हैं उसके उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैविक घटक जो होते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों ही आ जाते हैं। तीनों में आपके प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। और उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम जाने तो पौधे हो गए, जानवर जिसमें जीवन है ना, जो जिंदा है, उसको आप यहाँ पर सीधा सीधा जैविक घटक कह सकते हैं। जैसे कीड़े, कीचुए, नेमाटोड, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, कवक, मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया, मिट्टी नहीं है, मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। वो सभी चीजें जो जीवित है ना, उसको क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं।
अजैविक घटक की हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक, याद रखिएगा जो अकार्बनिक घटक होते हैं, प्रकृति के जो निर्जीव आपके घटक होते हैं, निर्जीव भौतिक और जो रासायनिक संरचना होती है, सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसमें जीव नहीं है, जैसे कि आपकी भूमि हो गई, पत्थर, पानी, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा, धरण, इसको जैविक अपशिष्ट भी कहते हैं, और वायु, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे भैया, अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। WWF से यहाँ पर समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि इससे संबंधित कोई सभी प्रश्न पूछ लिया गया, थोड़ा बहुत भी चेंजेस भी कर दिया तो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे, इसलिए इसकी सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। ये 2017 और 2022 में पूछे गए प्रश्न है WWF से, यानी कि WWF का पूरा नाम आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है, क्या है? WWF का पूरा नाम क्या है, सभी को पता है, देखा होगा वीडियो आपने। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसका पूरा नाम होगा। अब इसके बारे में हम जाने कि भैया कब अस्तित्व में आया और क्या काम करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका प्रतीक चिन्ह कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो कि 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया। कब आया? 29 अप्रैल, सन याद रख लीजिएगा, 29 अप्रैल 1961। और ये पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। कौन किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से। और इसका मुख्यालय के बारे में पूछ ले तो मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लेन शहर में, क्योंकि कभी कभी स्विट्जरलैंड ना देते हुए ग्लेन दे दे तो आपको पता होना चाहिए ग्लेन शहर में, है ना। और इसका प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ ले कभी, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो विशाल पांडा है ना। पांडा भी देते विकल्प में, तो आपको गलत नहीं करना है, पांडा भी आपका विकल्प सही होगा यदि विशाल पांडा विकल्प में ना दे, है ना। ठीक, समझ में आ गया 10 प्रश्न तक। 11वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण से मापन, तो ये भी आपको 2017 और 2022 में पूछा गया है। कौन सी एजेंसी जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। यदि प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प पढ़ेंगे तो विकल्प में ही, यानी कि जो आप प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न के साथ साथ आप आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना। ये जो एजेंसी है ये मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। और प्रमुख एजेंसियां, कुछ प्रमुख एजेंसी ऐसी बताएंगे कि आपके आने वाले समय में आ सकती है ना। कम से कम आपको 3 से 4 एजेंसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे CPCB भी कहा जाता है, यदि यहाँ पर पूरा नाम देते हुए CPCB भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या हिंदी में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एक जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम है, और इस अधिनियम कब हुआ था पारित? 1974 को के तहत सितंबर 1974 में गठित हुआ था, और एक संवैधानिक संगठन कैसा है ये? वैधानिक संगठन है। और यहाँ पूरा मंडल केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसके अंतर्गत? केंद्र सरकार के अधीन आता है ये पूरा मंडल। तो ये तो हुई आपकी केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। अब कुछ प्रमुख एजेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो कि आगे पूछी जा सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन, यानी कि इसका गठन कब हो रहा? 2002-3 में होता है इसकी स्थापना, है ना। लेकिन जैव विविधता अधिनियम 2002 आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में स्थापना वर्ष बता दिया, मुख्यालय बता दिया, इसका उद्देश्य बता दिया। तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का पशु कल्याण बोर्ड के बारे में पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1962 में। भारत का पशु कल्याण बोर्ड, मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। उद्देश्य क्या है इसका? पशु कल्याण कानून को लागू करने और बढ़ावा देने का कार्य करता है आपका भारत का पशु कल्याण बोर्ड। सन पूछा जा सकता है 1962, मुख्यालय से पूछा जा सकता है, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में आपसे पूछे कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2005 में। मुख्यालय कहां पर इसका? दिल्ली में। उद्देश्य क्या है इसका? टाइगर संरक्षण के लिए एक वातावरण बनाना, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य है। स्थापना इसकी 2005 में हुई थी, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। चलिए, भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण की बात करें, उसके बाद ये लास्ट है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें, स्थापना हुई थी 1981 में। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में है। और उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो भूमि और वन संसाधनों में आवधिक
परिवर्तन की निगरानी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। याद रखिएगा स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य। भारत का सर्वेक्षण की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका देहरादून में है और उद्देश्य इसका क्या है, सर्वेक्षण के आरोप में एक एजेंसी है ये भारत का सर्वेक्षण करती है। तो याद रखिएगा स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य, है ना। चलिए, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहां पर स्थित है भैया कोटोपेक्सी? ये भी 2017 और 22 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो कहां पर है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। अभी थोड़े समय पहले हमने वीडियो अपलोड किया था 2011 से 22 तक, यदि वो वीडियो आपने देखा हो तो आप गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को। कोटोपेक्सी के बारे में पूछा गया है तो कहां पर स्थित है ये? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कहां पर? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी भैया? ऊंचाई पूछे तो 5897, कितनी? 5897 मीटर है। और ये अगस्त 2015, याद रखिएगा, अगस्त 2015 से जनवरी 2016 तक प्रस्फुटित हुई थी। कब? 2015 से जनवरी 2016, है ना, याद रखिएगा। और ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में फैली हुई, तथा याद रखिएगा इन शब्दों को कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती। कहां से? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरने वाली ये श्रृंखला है। और कुछ अन्य सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 और 3 7 ज्वालामुखी रखे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बंजर द्वीप जो है ये कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में है। बाराटांगा द्वीप, ये भी आपका अंडमान द्वीप समूह में है। आपका नाराकोंडम, ये भी अंडमान द्वीप समूह में है। ये 3 याद रखिएगा, ये तीनों कहां पर है भैया? ये तीनों के तीनों आपके अंडमान द्वीप समूह में स्थित है ना। यहाँ पर बात करें धीनोधर पहाड़ियों की तो ये भी गुजरात में है। और तोशाम पहाड़ी और धोसी पहाड़ी, है ना, धोसी पहाड़ी और तोशाम पहाड़ी दोनों कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। और जो डेक्कन जाल है ये आपका महाराष्ट्र में है। तो कुछ ये भारत की जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये 6-7 ही है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इन चारों 6-7 दे रखी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। 2017 में पूछा गया प्रश्न और 2022 में, ना। 17 का प्रश्न 22 में अधिकतर पूछा गया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी, यदि यहाँ पर बात करें तो तिब्बत में जो इन चारों में से एक नदी है जिसका नाम क्या? सांगपो। तो भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमाने पर मुक्त बहने वाली नदी है, याद रखिएगा। साथ में ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चेमायुंगडुंग ये कैलाश श्रेणी के ग्लेशियर है, ये मानसरोवर झील के पास में, तो इससे इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। याद रखिएगा, इसकी लंबाई पूछे, कुल लंबाई जहां से भी निकलती है, यानी कि भारत और जो अन्य देश हैं उनसे मिलाकर टोटल लंबाई कितनी हो गई? 2580। लेकिन भारत की हम बात करें तो भारत में 1346 है ना, 1346 किलोमीटर भारत में ये बहती है, यानी कि इसकी लंबाई है। और यहाँ पर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप समूह है माजुली इसी नदी पर स्थित है। कौन? माजुली, है ना, ये भी याद रखना है। साथ में कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था तो इनको मैंने हटा दिया है ना। आगे हम बात करेंगे भैया, जैसे कि हमने यहाँ पर जाना तिब्बत में क्या कहा जाता है, भारत में क्या कहा जाता है। बांग्लादेश में पूछ ले तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, है ना। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को, जैसे कि हमने प्रश्न में पढ़ लिया था, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, लोहित है, तिस्ता है और संकोच है। ये जितने भी मैंने नदियां आपको बताई हैं ये सभी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गिरने वाली कहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? जैसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे थे ब्रह्मपुत्र से संबंधित जो कि आपको पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ये 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहां पर सर्वाधिक? तो ये पश्चिम बंगाल में भैया, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जान चुके हैं कि भाई आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और ये आर्सेनिक होता क्या है भैया? तो आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है जो कि जमीन के नीचे क्या है भैया? अनगिनत मात्रा में पाई जाती है। क्या है ये? गंधहीन है, इसमें गंध नहीं आती है, स्वादहीन है, एक प्रकार की क्या है? उपधातु है, और अनगिनत है, अनगिनत मात्रा में पाई जाती है जमीन के नीचे। भारत में आर्सेनिक प्रदूषण, ये संदूषण नहीं, प्रदूषण की अधिकाधिक और तौर पर जो पुष्टि पहली बार की गई थी, पहली पुष्टि कब की गई थी आर्सेनिक, यदि पूछे आर्सेनिक की, तो ये की गई थी 1983 में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कब? 1983 में, याद रखना है। और भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदान इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। कहां है? यदि ये पूछे तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इलाकों तथा इलाकों में, और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदान इलाके इससे बहुत ज्यादा अत्यधिक ग्रस्त है आपके आर्सेनिक प्रदूषण से, है ना। तो ये पता होना चाहिए। साथ में आर्सेनिक के जल प्रदूषण की समस्या जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान और हरियाणा का नंबर आता है। यानी पश्चिम बंगाल नहीं है विकल्प में, मध्य प्रदेश दे दे, राजस्थान दे दे या फिर हरियाणा। यदि पश्चिम बंगाल ना हो तो इनमें से एक का चयन आप कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, है ना, याद रखिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? यह भी 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न, 60 में, 62 में, 72 में या फिर 75 में। तो इसका आंसर भी मैं आपको दे चुका था। क्या होगा भैया? सही आंसर होगा 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछे तो 1972, ये भी 2 बार पूछा गया प्रश्न, 2017 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बारे में जानकारी रख लेते हैं भैया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को, कब, यदि तारीख भी पूछे तो 9 सितंबर, याद रखिएगा, 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। और यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। किसके लिए? पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु। अब कुछ प्रमुख अधिनियम में यहां पर आपको बताऊंगा, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये याद रखिएगा प्रमुख अधिनियम, और इनके सन याद रखिएगा साथ में, है ना। वायु अधिनियम, जैसे प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण भी कहते हैं, 1981। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मैंने आपको अधिनियम बताए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अब यहाँ पर कौन सा क्या लिया गया है संविधान में, वो सारी चीजें इस प्रश्न के बाद में आपको बताऊंगा। ये भी 2017 और 2022 में पूछा गया है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो इसके बारे में भी आपका जो विगत 2011 से 22 तक जो वीडियो बनाया है हमने तक के प्रश्नों का, उसमें आपको ये प्रश्न सारे मिल जाएंगे। और जहां तक यदि मुझे लगता है कि सबने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछे तो वो यूएसएसआर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, कि संविधान से लिया गया, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। इसका औपचारिक नाम यदि आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है, कौन सी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, कौन से संविधान के भाग में इसे शामिल किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि संशोधन अधिनियम के बारे में पूछे तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखिएगा। किसके द्वारा, कौन सी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। और इसे कौन से संविधान के भाग में शामिल किया गया? तो भाग 4A में शामिल किया गया। ये दोनों तीनों चीजों जो है ये आपको पता होनी चाहिए। साथ में यदि आप पूछे जाए कि भाई लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहां पर हुई थी, तो ये अमेरिका में हुई थी। कहां से हुई थी? अमेरिका में हुई थी। सरकार का पहला संविधि, पार्लियामेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, पार्लियामेंट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये किस रूप में स्थापित, कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। कहां पर? ब्रिटेन में। और भारत के संविधान का रूप आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। यानी कि ये जो हमारा संविधान है ये लचीला संविधान है, जैसा कि प्रश्न में भी काफी बार पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आंशिक रूप से कठोर है
और आंशिक रूप से लचीला भी है, ये दोनों है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहां से क्या लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सोवियत संघ की हम बात करें, रूस की बात करें, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने अभी जाना, साथ में मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और जो पंचवर्षीय योजना है ये कहां से ली गई है, रूस से ली गई है, सोवियत संघ से ली गई है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया भैया, संसद की शासन प्रणाली लिया गया है यहाँ से ब्रिटेन से, द्विसदनात्मक प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, मंत्रिमंडल प्रणाली यहां से ली है। इन सभी को कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछे कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित जो शक्तियां हैं ये कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जितने भी यहाँ पर जो भी लिया गया सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, एक प्रश्न में सारी चीजें आपको क्लियर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सीधा सीधा आ जाए, किसी भी रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जितने भी यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो भी हो गया है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ से लिया गया है, तो सारी जानकारी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, इनको सभी को याद करना है। जैसे कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। आगे भी है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य हम बता चुके, सोवियत संघ है ना। कानून बनाने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। और संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपके संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये 10 देश के बारे में मैंने आपको बताया, कौन से देश से क्या लिया गया है आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, पूछा गया आपसे कि ध्रुव तारा कहा जाता है, 2017 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को या फिर पूर्वी तारे को। जो ध्रुव तारा है ये किसको कहा जाता है, सीधा सीधा पूछा गया है, तो ये उत्तरी तारे को कहा गया है। ये 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बारे में आपको बता देते हैं कि भैया ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में होता है। कहां पर होता है, उत्तर दिशा में होता है, इसलिए ध्रुव तारे को उत्तरी तारा कहा गया है। और ध्रुव तारा को पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। पोल स्टार या नॉर्थ स्टार किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ध्रुव तारे को कहा जाता है। और यहाँ सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित है। कहां पर है, उत्तर दिशा की ओर। ध्रुव तारे को उत्तरी गोलार्ध उत्तर तारा भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पोल स्टार और नॉर्थ स्टार कहा जाता है, वैसे ही इस तारे को उत्तरी गोलार्ध भी या फिर उत्तर तारा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग तारों की सहायता से रात में दिशा निर्धारित करते थे, यानी कि इन तारों को देख के ही पता चलता था कि कहां पर कौन सी दिशा है ना, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका 17 और 22 में। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 16 प्रश्न पूछे गए 2017 के पेपर में, है ना, तो वो चल ही रहा अभी। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सरल सा प्रश्न है, उत्तराखंड में है ना फूलों की घाटी, कहां पर है, उत्तराखंड में। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी उत्तराखंड यहाँ पर ना दे और चमोली दे दे या फिर पिथौरागढ़ दे दे, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ के जिले में स्थित है। कहां पर, पिथौरागढ़ में, है ना। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित। कहां पर है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। और इसे यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है ना। यदि पूछ ले भैया फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है या फिर नहीं, विकल्प में आपको दे दे तो पता होना चाहिए किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ एवं और एल होल्ड सर्वर्थ ने लगाया था। किसके द्वारा लगाया गया ये आपको पता होना चाहिए, यदि पूछे तो पता आपको होना चाहिए। और यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां इसमें पाई जाती है। कितनी, 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां इस फूलों की घाटी में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये भी 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में, कहां पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा ये एम्स्टर्डम में। कहां पर है, एम्स्टर्डम। और ये एम्स्टर्डम कहां पर है, नीदरलैंड में, है ना। तो याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। और इसका लक्ष्य के बारे में पूछ ले कि भाई इसका लक्ष्य क्या है, तो पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता
सुनिश्चित करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, और अच्छा प्रश्न है ये भी, आपको 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या एक स्वच्छ ईंधन है? बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मीयमान है? तो बिल्कुल उच्च ऊष्मीयमान है। या नीले ज्वाला से जलने वाला है? बिल्कुल है। ये मेथेन उत्सर्जन करता है? तो ये मेथेन नहीं करता है। क्या करता है? ये ब्यूटेन और जो प्रोपेन होता है उसका मिश्रण होता है, इसमें मेथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो जो डी वाला विकल्प होगा ये सही होगा, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं ये पूछा गया था। तो डी वाला आप करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एलपीजी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, एक प्राकृतिक गैस है और ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, मतलब ये मेथेन उत्सर्जन नहीं करता है। ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एक रंगहीन गंधहीन सॉरी तरल है जो आसानी से गैस में वाष्पित हो जाता है ना। ना तो इसका कोई रंग है और ना ही इसका कोई गंध है। तो ये किसका एलपीजी किसका मिश्रण है? यदि ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन और प्रोपेन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मेथेन इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और 3 एलपीजी गैसों का मिश्रण है। यानी कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, और इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा यदि पूछेंगे तो, है ना। अगला प्रश्न मकर रेखा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 2017 से 2022 के पेपर में पूछा गया। 22 सही 1/2 डिग्री एंड 23 सही 1/2, 22 सही 1/2 और 23 डिग्री। क्या होगा सही आंसर? कहां पर स्थित है मकर रेखा? ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 23 सही 1/2 डिग्री एस। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा ये आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 सही 1/2 डिग्री एस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई। ये क्या है भैया? ये काल्पनिक रेखा है मकर रेखा, है ना। कहां? पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो मकर रेखा है ये किसमें लंबवत चमकता है? सूर्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता। कब चमकता है सूर्य मकर रेखा पर यदि पूछे तो 22 दिसंबर को चमकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो मकर रेखा है ये 10 देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कोई से भी 10 देशों में से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मकर रेखा कौन सा देश है जिससे गुजरती है, जिसमें 3 गलत होंगे, एक सही होगा। अब उसमें से एक सही कौन सा होगा ये आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नाम्बिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, चिली है, पेरांग्वे है और ब्राजील है। 10 देश ऐसे हैं जिससे कि मकर रेखा होकर गुजरती है। तो 10 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर हम और जो प्रमुख 5 आपकी अक्षांश रेखाएं होती है उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कहां पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर आपकी मकर रेखा के बारे में पूछा गया है, कर्क रेखा के बारे में पूछ ले, विषुवत रेखा के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर विषुवत रेखा या फिर विषुवत व्रत या फिर इक्वेंटर के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा 0 डिग्री में स्थित है। कहां पर है ये? 0 डिग्री में स्थित है। कर्क रेखा के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे कि मकर रेखा दक्षिण में है, आपकी कर्क रेखा कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, और ये 23 सही 1/2 डिग्री एन में स्थित है। और मकर रेखा के बारे में आपको बता चुका हूं, दक्षिणी गोलार्ध 23 सही 1/2 डिग्री एस में ये स्थित है। और यहाँ पर आर्कटिक व्रत या फिर जो रेखा होता है या फिर जो गोला होता है ये विषुवत व्रत के उत्तर में 66 सही 1/2 डिग्री एन अक्षांश पर स्थित है। कौन सा कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं होती है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है। 5वीं है आपकी अंटार्कटिक व्रत, है ना, या आर्कटिक है, पूरे अंटार्कटिक व्रत या फिर रेखा के लीजिए फिर गोला के लीजिए। यहाँ विषुवत व्रत के दक्षिण भाग में 66 सही 1/2 डिग्री एस अक्षांश पर स्थित है। याद रखिएगा इन 5 के बारे में। अच्छे प्रश्न हैं, आ सकते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। चलिए आगे बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो 21 प्रश्न थे, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जो 21 प्रश्न थे वो 2 बार पूछे गए थे। बाकी 22 से 26 तक 22, 23, 24, 25, 26 यानी 5 प्रश्न ऐसे थे जो 3 बार पूछे गए। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक या फिर निचला स्तर है, नजदीक पूछ ले या फिर निचला स्तर पूछ ले, बात एक ही है। 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, 17 में पूछा गया था और 22 में पूछा गया था। 14, 17 और 22 समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल।
क्या होगा सही आंसर? देखिए ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, है ना। वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक या निचला स्तर जो होगा वो आपका क्षोभ मंडल होगा। ये 3 बार पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा, जितने भी आपके वायुमंडल में जो स्तर है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है, पृथ्वी तल का नजदीक स्तर है। सबसे पहले हम यहाँ पर वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है भैया। पृथ्वी के चारों ओर जितने स्थान में वायु रहती है या उस गैसीय वातावरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि जो गैस से भरा हमारा वायुमंडल है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? 2 गैस प्रमुख होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78, यहाँ पर सीधा सीधा 78% आप लिख सकते हैं, पॉइंट में विकल्प में नहीं आता, यदि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन आपकी 21% है ना। और बाकी जो गैस है आर्गन जैसे 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए। ये प्रमुख गैसों के बारे में पूछे तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। और अब बात करें भैया परतों की, तो वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया। कितनी परतें हैं भैया वायुमंडल में? 5 परतें। कौन सी है? पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल और पांचवा महामंडल। तो एक एक करके इन पांचों के बारे में जानकारी दूंगा, अच्छे से सुनिएगा। क्षोभ मंडल की हम बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे नजदीकी सतह है, क्षोभ मंडल, जो कि हम बात कर चुके हैं। 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यहाँ पर पूछे कितनी ऊंचाई भैया इसकी, तो 7 से 20 किलोमीटर, याद रखिएगा। सभी मौसमी घटनाएं या बदलाव क्षोभ मंडल के भीतर होते हैं। यदि पूछ ले कि भाई सभी मौसमी घटनाएं या बदलाव जो होते हैं वो कौन से सतह पर होते हैं, कौन से मंडल में होते हैं, सॉरी, तो वो क्षोभ मंडल में होते हैं। कहां पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, और इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। यदि पूछ ले भैया कि संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल को कहा जाता है। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है भैया? तो समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी? 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। और समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोपोज कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। समताप मंडल से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं और थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया गया, इसलिए इसमें इन प्रश्नों को नहीं लिया गया है। अगले वीडियो में उन प्रश्नों को आपको बता दिया जाएगा। इस मंडल में जलवाष्प, धूलकण आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें बदलाव का अभाव होता है, यानी कि इसमें बादलों का अभाव होता है। पूछ ले कौन सा मंडल है जिसमें बादलों का अभाव होता है, जिसमें जलवाष्प, धूलकण नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा वो है समताप मंडल, है ना। ओजोन परत, ये पूछा जाता है भैया सीधा सीधा, कौन से, देखिए समताप मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, या फिर समताप मंडल को ओजोन परत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ओजोन परत होती है, जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उसका क्या काम करती है? अवशोषण का काम करती है, और उसे भूतल तक आने से रोकती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म नहीं होने देती, उससे बचाती कौन? ओजोन परत। अच्छा मंडल है, ये पूछा जाता है, इससे प्रश्न है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मध्य मंडल और आयन मंडल की हम बात करें तो सबसे पहले मध्य मंडल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और 85 किलोमीटर तक फैला हुआ, 50 से 85 के बीच में ये फैला हुआ है। और मध्य मंडल वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा, यदि पूछ ले कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो होगा आपका मध्य मंडल। ये पूछा भी गया यूपी टेट एग्जाम में, है ना। वो हम आपको, यदि आपने 2011-22 का पेपर देखा होगा एक साथ पर्यावरण अध्ययन का, तो आपको पता होगा ये पूछा गया प्रश्न है। आयन मंडल की हम बात करें तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है, 80 से 400, है ना। इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल के बारे में बात करें थी भाई, किस मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आयन मंडल। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे ताप मंडल कहा गया है। बहिर्मंडल की हम बात करें तो यहाँ वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। कौन सी सतह भैया? ये लास्ट है आपका, है ना, बहिर्मंडल। यहाँ वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, यदि पूछे वायुमंडल की, तो आपको पता होना चाहिए वो बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल तापमान के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ, कितना? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। यदि पूछ ले भैया कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता किस मंडल में होती है, तो आपका बहिर्मंडल में होती है। तो मैंने ये जो 5 मंडल आपके थे उसकी जानकारी एक एक करके दे दी है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। अब एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, है ना।
ये भी आपका काफी बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वो कुछ उसमें हेर फेर था, अदल बदल था प्रश्न में। तो जैसा कि मैंने बताया उन प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये प्रश्न भी आपका 2013 में, 14 में और दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है और आने वाले समय में ये प्रश्न आ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर लेते हैं। मानव निर्मित कौन सी, प्राकृतिक कौन सी, सारी जानकारी देंगे आपको, है ना। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये एक ग्रीन हाउस, प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने बताया था जो प्रश्न वो यही है ना, इसको इसमें रख लिया इसको, है ना। तो प्रश्न इस प्रकार है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिए। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अब बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है भैया, नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, मीथेन है आपका हीलियम नहीं है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हीलियम। अब बात करते हैं इस पर, देखिए 13 में पूछा गया था, फिर 14 में पूछ लिया, फिर 16 में पूछ लिया दिसंबर के एग्जाम में। अब आगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है, यानी कि पृथ्वी का तापमान को बढ़ाने में सहायता करते हैं उस गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो एक होती प्राकृतिक रूप में और एक होती मानव द्वारा। प्राकृतिक रूप में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यहाँ पर देख सकते हैं नाम भी लिखे हुए इनके, मीथेन हो गया आपका, जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और फ्लोरोओरिकृत जो गैस होती है वो सभी की सभी प्राकृतिक रूप में ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। इसमें हीलियम है कि नहीं है, इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा सही, है ना। मानव द्वारा निर्मित गैस की हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, है ना। ये जो 4 मैंने यहाँ पर आपकी गैस के नाम बताए हैं ग्रीन हाउस गैस के, ये मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होना चाहिए। ये आपके प्राकृतिक रूप में हो गई और ये मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस हो गई। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हर बार प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भैया 13 में पूछ लिया था, तो 17 में, फिर 22 में, आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, 3 बार पूछा गया प्रश्न है, 73, 82, 92 या फिर 96। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? और इसका आंसर सभी को पता भैया क्या होगा? 1973 सभी को बताया था, है ना। इनके बारे में, सारे प्रश्नों के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं ना। ये जो रिपीटेड हुए ज्यादा प्रश्न उनको लाया गया ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए, है ना। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, यहाँ पर देखिए सन के साथ साथ आपको 1 अप्रैल का भी ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, है ना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से नेशनल पार्क से की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब? 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो कहां पर स्थित है भैया? अच्छा प्रश्न है ये। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। यहाँ भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, हैले राष्ट्रीय उद्यान। क्या है इसका पुराना नाम? हैले राष्ट्रीय उद्यान। और कुछ जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजना की हम बात करें इससे संबंधित, तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ जो कि 1973, हंगुल परियोजना 1970, सन आपको ध्यान में रखना है। कस्तूरी मृग परियोजना की हम बात करें 1970, कछुआ समुद्री कछुआ परियोजना की बात करें 1975, है ना। तो ये जितने भी मैंने परियोजनाएं बताई हैं और सन बताए हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बायोडीजल तैयार किया जाता है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया भैया। बायोडीजल यानी कि 13 में, 16 में और 2018 में घुमा फिराकर यहाँ पर बात की जा रही जेट्रोफा की, है ना। थोड़ा सा घुमा भी दिया था प्रश्न कहीं कहीं कहीं, लेकिन सीधा सीधा जेट्रोफा पे प्रश्न आया था, कहने का मतलब है ना। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। जेट्रोफा बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। और 13 में पूछा गया, 16 में और 18 में, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर करके प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा से होता है, जैसे कि हमने अभी देखा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र के बारे में पूछ ले और ये पूछा जा सकता है, तो कहां पर है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था भैया बायोडीजल संयंत्र सबसे पहला देश का? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और जेट्रोफा एक पुष्पी पादप, क्या है भैया? एक ये पुष्पी पादप है जिसे भविष्य में ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। किसको? जेट्रोफा को, जो कि एक पुष्पी पादप है।
जट्रोफा का नाम पूछ ले भैया तो याद रखे बीज गली अरंड, व्याघ्र अरंड, रतनजोत, चंद्रजोत एवं जमाल गोटा, ये सभी किसके नाम है? जट्रोफा के। यहाँ पर अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं कि जट्रोफा को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर जट्रोफा के नाम की जगह यहाँ पर आपका भुजंगली अरंड दे दे, व्याघ्र अरंड दे दे, रजनजोत दे दे, रतनजोत दे दे, चंद्रजोत दे दे, या फिर जमाल गोटा दे दे, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, आप फटाफट आंसर लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये इसका दूसरा नाम है ना। जेट्रोफा का वानस्पतिक नाम यदि पूछ रहे तो जेट्रोफा कर्कस, याद रखेगा जेट्रोफा कर्कस इसका क्या है, आपका वानस्पतिक नाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ भारत अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे जेट्रोफा ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते। कहां कहां पर होते ये आपको पता है, भारत में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में और कैरिबियन में, है ना। ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न रखे, एक ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, और यहाँ पर जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें जो वन्यजीव का संरक्षण करता है किसका करता है संरक्षण, है ना। बात एक ही है कि यदि आप इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होती। तो ये 2017 में पूछा गया था, फरवरी में, 2017 में, 2016 में, फरवरी में, 2017 में, और यही प्रश्न आपका दिसंबर 2016 में पूछा गया। 3 साल लगातार ये प्रश्न पूछा गया, 16, 17, है ना। तो देखिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई गिर राष्ट्रीय पार्क या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। सरल सा है, गिर से यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, गिर और गुजरात को ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। गुजरात में स्थित है, कौन सा संरक्षण है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित, कहां पर है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1412 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र पूछे तो 1412 आपको पता होना चाहिए। गुजरात के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूछा जा चुका है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ कच्छ, ये पूछा जा चुका है, दोनों पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट एग्जाम में, है ना। ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भी आपका गुजरात में स्थित है, और ये भी पूछा जा चुका है। यानी कि एक राज्य से 2-3 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, 2-3 राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा चुका है। साथ में प्रश्न पूछा गया था वे किसके लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर मैंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान दे रखा, स्थान दे रखा कहां पर है, और प्रमुख जानवर या कि किस लिए प्रसिद्ध है ना। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर 10-12 लगभग मैंने यहाँ पर रखे हैं, लगभग 11 रखे हैं ना, 11 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान रखे हैं, उनके बारे में आपको पता होना। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे, कहां पर स्थित है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, असम, इसलिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गेंडे के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है, गुजरात, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, कर्नाटक में स्थित है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चांदीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो कश्मीरी हंगुल हिरण है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, और ये अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। हेमिस नेशनल पार्क की हम बात करें जम्मू कश्मीर, है ना, हेम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो 11 जो मैंने आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बताए काफी अच्छे और इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ना, और किस लिए प्रसिद्ध है ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। तो ये 26 जो प्रश्न थे ये आपके 2011 से लगाकर 2022 तक की जो आपकी एग्जाम हुई उसमें रिपीटेड पूछे गए प्रश्न है ना, बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताएगा। इस प्रकार के और भी जो विषय हैं उन पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर भी हम जल्दी वीडियो बना देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।